तो हमारे स्रोतों के मुताबिक जियोपॉलिटिक्स का वो जो हनीमून पीरियड था वो अब खत्म हो गया है। हाँ, मतलब जहां सब कुछ नियमों और समझौतों के हिसाब से चलता था, वो दौर गया। बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां शक्ति का संतुलन वो हर दिन बदल रहा है। पुराने दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन एक ही मेज पर बैठकर डील कर रहे हैं। हाँ, अजीब दुनिया है। बहुत। आज हम इसी उलझी हुई दुनिया के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा दादा अमेरिका खुद ही मैदान छोड़कर जा रहा है। और उसकी जाने से जो खालीपन बना है। हाँ, उस खालीपन में ग्रीनलैंड जैसे बर्फीले रेगिस्तान से लेकर पाकिस्तान के गर्म इलाकों तक कैसे शक्ति प्रदर्शन के नए अखाड़े तैयार हो रहे हैं। और भारत पर इसका क्या असर होगा? वही सबसे जरूरी बात है। इस पूरी उथल-पुथल के बीच भारत के लिए क्या दांव पर लगा है? तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पहला सवाल तो यही कि आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका, जो कल तक दुनिया का पुलिसमैन था, आज अपनी ही बनाई दुनिया से मुंह क्यों मोड़ रहा है? हाँ, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। हमारे स्रोत इसे T1 कंट्रीज कह रहे हैं। टी मतलब टीयर। टीयर। T1 इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और देश अमेरिका से आगे निकल गया है, नहीं, बल्कि अमेरिका वो खुद टीयर 1 की कुर्सी से, आप कह सकती हैं, नीचे उतर रहा है। अच्छा, वो खुद ही पीछे हट रहा है। हाँ, वो अब दुनिया भर के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। मतलब वो अब दुनिया का पुलिसमैन बने रहने में दिलचस्पी नहीं रखता। उसका पूरा ध्यान अब अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पर है, यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। और अपने घरेलू मुद्दों पर। इसकी सबसे अच्छी मिसाल वो दादा वाली है। जैसे स्कूल के मैदान में एक बड़ा दादा होता है जो सबको कंट्रोल में रखता है। हाँ, कि कोई किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो दादा अचानक स्कूल छोड़कर चला जाए तो क्या होगा? अराजकता। बिल्कुल, मैदान में अराजकता फैल जाएगी। छोटे छोटे कई दादा पैदा हो जाएंगे और अपने अपने गैंग बना लेंगे। दुनिया में अभी ठीक यही हो रहा है। और चीन उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। पूरी कोशिश, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। रूस जैसे देश ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और बाकी देश ये समझ रहे हैं कि अब किसके पाले में जाना है। तो अगर अमेरिका पीछे हट रहा है तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर तो उसके सबसे पुराने साथियों पर पड़ रहा होगा, जैसे यूरोप के नाटो देश। उन्हें तो सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। हाँ, खासकर जब रूस उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चिंता? उन्हें तो रात में नींद नहीं आ रही होगी। यूक्रेन युद्ध ने उन्हें आईना दिखा दिया है। उन्हें यह कड़वा सच समझ आ गया है कि अमेरिका शायद अब उनकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। लेकिन नाटो का आर्टिकल 5 तो है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। वही तो, वो नाटो की आत्मा है। लेकिन अब अमेरिका उसी आत्मा में शर्तें जोड़ रहा है। वो कह रहा है कि हमला होते ही हम नहीं आएंगे। अच्छा। नहीं, हम अपनी सुविधा और अपने हिसाब से देखेंगे कि कब और कैसे आना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर देश को अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हाँ, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देशों के पास तो उतनी सैन्य ताकत ही नहीं है, और न्यूक्लियर हथियारों के बिना रूस जैसे देश का सामना कैसे करेंगे? यही तो असली समस्या है। इसी डर से जर्मनी, पोलैंड सब अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा परमाणु हथियारों का है। पूरे यूरोपियन यूनियन में सिर्फ फ्रांस के पास अपने स्वतंत्र परमाणु हथियार हैं और उनकी नीति सेकंड स्ट्राइक की है। यानी वो पहले हमला कभी नहीं करेंगे? कभी नहीं। अब सोचिए, पोलैंड या रोमानिया जैसे देश क्या सोच रहे होंगे अगर रूस उन पर पारंपरिक हथियारों से हमला करता है, तो क्या फ्रांस उनके लिए रूस पर परमाणु हमला कर देगा? कभी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। जब तक कोई दूसरा देश फ्रांस पर परमाणु हमला नहीं करता, तब तक फ्रांस कुछ नहीं करेगा। ये डर उन्हें खाए जा रहा है। इसी बदलते माहौल में कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जो पहले मजाक लगते थे। मुझे याद है जब ट्रंप ने कहा था कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। हाँ। पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ा था। क्या वो वाकई सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे कोई गहरी कोई रणनीति छिपी थी? देखिए, बाहर से देखने पर तो ये एक मजाक ही लगा था, लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये एक बहुत ही चालाक और सोची समझी कूटनीतिक चाल थी। अच्छा। हाँ, कहानी थोड़ी पुरानी है। 1951 में जब सोवियत यूनियन का डर था, तब नाटो के तहत एक डील हुई थी। ओके। जिसके मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड में असीमित सैनिक और बेस रख सकता था, जितने चाहे उतने। लेकिन 2004 में जब सोवियत यूनियन नहीं रहा, तो इस डील को बदल दिया गया और अमेरिका को सीमित कर दिया गया सिर्फ एक एयरबेस तक। और अब आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे वहां की अहमियत वो अचानक बढ़ गई है। ठीक समझिए आप। आर्कटिक में बर्फ पिघलने से न सिर्फ नए और छोटे व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि वहां तेल, गैस और बेशकीमती खनिजों का अथाह भंडार है। और रूस और चीन वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। बहुत तेजी से सबमरीन तैनात कर रहे हैं।
ट्रंप को भी वहां अमेरिकी मौजूदगी बढ़ानी थी, लेकिन वो 2004 की डील उनके हाथ बांधे हुए थे। तो उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन क्या ये वाकई एक सोची समझी चाल थी या सिर्फ ट्रंप का एक और अटपटा बयान था जिसे बाद में रणनीति का जामा पहना दिया गया? अक्सर उनके साथ ऐसा ही होता था। ये सवाल जायज है, लेकिन इसके नतीजों को देखें तो ये रणनीति ही लगती है। जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की धमकी दी तो डेनमार्क, जिसके तहत ग्रीनलैंड आता है, हाँ, और पूरा यूरोप बुरी तरह डर गया। उन्हें लगा कि अमेरिका अब कुछ भी कर सकता है। नतीजा ये हुआ कि वो अब 2004 की उस डील पर फिर से बातचीत करने को तैयार हैं। तो अमेरिका को ज्यादा सैन्य छूट मिल सकती है। मिल सकती है। ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक तरीका था कि देखो, अगर हम चाहें तो तुम्हारे इलाके को एनेक्स भी कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि हमारी बात मान लो। तो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए आर्कटिक जैसे ठंडे मोर्चे खोल रहा है, पर स्रोतों में एक और गर्म इलाके का जिक्र है, जहां और भी अजीब समीकरण बन रहे हैं, जहां कट्टर दुश्मन एक ही जमीन पर साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान? हाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ये बात वाकई चौंकाने वाली है कि अमेरिका और चीन, जो आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो दोनों पाकिस्तान में एक साथ काम कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान ने खुद को दोनों के लिए जरूरी बना लिया है। ये उनकी पुरानी कला है। एक तरफ चीन है जो वहां सीपेक में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ, उसमें 60 से 70 बिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश कर रहा है। ये चीन के लिए एक रणनीतिक लाइफलाइन जैसा है। और दूसरी तरफ अमेरिका की नजर बलूचिस्तान के पहाड़ों में छिपे खजाने पर है। आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, ये वो खनिज हैं जिनके बिना आज की हाईटेक दुनिया वो चल नहीं सकती। आपके स्मार्टफोन से लेकर सेमीकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और मिसाइल सिस्टम तक सब में इनका इस्तेमाल होता है। हर चीज में। और अभी इस मार्केट पर 90% से ज्यादा कब्जा चीन का है। तो अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन पर अपनी ये निर्भरता खत्म करना चाहता है। इसीलिए उसे बलूचिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। और स्रोतों में वो वाकया भी है जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक सेल्समैन की तरह सैंपल लेकर अमेरिका गए थे। ये तो कमाल का सीन रहा होगा। हाँ, देश का आर्मी चीफ ब्रीफकेस में मिनरल्स के सैंपल लेकर घूम रहा है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खस्ता है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बिल्कुल। अमेरिका ने वहां तांबे और सोने की खदान के लिए 1.23 बिलियन डॉलर की एक बड़ी डील भी साइन की है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। बलूचिस्तान के अलगाववादी समूह, हाँ, वो न तो चीन को पसंद करते हैं और न ही अमेरिका को। उनका मानना है कि ये दोनों देश मिलकर उनके संसाधन लूट रहे हैं। तो वो सीपीसी के प्रोजेक्ट्स पर भी हमला करते हैं और अमेरिकी हितों के लिए भी खतरा है। तो ये क्षेत्र एक ऐसी खिचड़ी बन गया है जहां चीन, अमेरिका और बलूच विद्रोही तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और यहां कभी भी एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। और पाकिस्तान का ये दांव सीधे तौर पर T2 दुनिया का नतीजा है। बिल्कुल। जब एक ही दादा का राज था तब आपको एक पाले में रहना पड़ता था। अब जब कहीं छोटे छोटे दादा हैं तो पाकिस्तान जैसे देश दोनों तरफ से फायदा उठाने की कला सीख गए हैं। तो एक तरफ अमेरिका अपने हितों के लिए पाकिस्तान के करीब जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा सीधा सामना चीन से है। इस पूरी वैश्विक खींचतान के बीच भारत कहाँ खड़ा है? चीन के साथ हमारे रिश्ते तो पहले से ही तनावपूर्ण है। देखिए, चीन दो मुख्य कारणों से भारत को लेकर हमेशा चिंतित और आक्रामक रहता है। पहला कारण है डेमोग्राफिक्स, आबादी। उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है बहुत तेजी से। सालों की वन चाइल्ड पॉलिसी का असर अब दिख रहा है। उनकी काम करने वाली युवा आबादी कम हो रही है, जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के लिए खतरे की घंटी है। हाँ, और मैंने भी स्रोतों में पढ़ा था कि उनकी वर्कफोर्स हर साल घट रही है, जबकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। बिल्कुल। और यही चीन को डराता है। उसे डर है कि भारत आने वाले दशकों में मैन्युफैक्चरिंग में उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। और दूसरा कारण है बाजार। चीन की अपनी घरेलू मांग अब स्थिर हो गई है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। तो उसे एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए, सख्त जरूरत है। और भारत उसी ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का एक बड़ा दावेदार है। इसलिए चीन चाहता है कि भारत का ध्यान बटा रहे। इसलिए वो सीमा पर ये सब करता है। हाँ, वो सीमा पर सलामी स्लाइसिंग जैसी तरकीबें अपनाता है, जिसमें वो इंच दर इंच धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करता रहता है, और साथ ही ग्रे जोन वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। मतलब ऐसी हरकतें करना जो सीधे तौर पर युद्ध तो नहीं है, लेकिन तनाव बनाए रखती हैं। एकदम सही। मकसद सिर्फ एक है, भारत को रक्षा खर्च में उलझाए रखना, ताकि वो आर्थिक विकास पर पूरी तरह ध्यान न दे पाए। तो चीन हमें उलझाए रखना चाहता है,
लेकिन इस बीच हमारे लिए कुछ अच्छे मौके भी बन रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ वो मदर ऑफ ऑल डील्स। हाँ, उस पर बात करते हैं। क्या इससे भारत को वाकई वो फायदा होगा जिसकी बात की जा रही है? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसके फायदे निश्चित रूप से हैं, लेकिन इसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी फैलाई जा रही हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। अच्छा। इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को होगा। अभी तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश से पिछड़ रहा था। क्योंकि बांग्लादेश को ईयू में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। हाँ, एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के नाते इस डील के बाद हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी वहां बराबरी का मुकाबला कर पाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तो लग्जरी कारों के सस्ते होने की है। इस पर तो मीम्स की बाढ़ आ गई थी कि अब 1 करोड़ की ऑडी या मर्सिडीज 70 लाख में मिलेगी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये लगभग पूरी तरह से भ्रामक है। पूरी तरह से? हाँ, पहली बात, इस समझौते को लागू होने में कम से कम 1 साल लगेगा। इसे भारत और ईयू दोनों की संसदों से मंजूरी मिलनी है। ठीक है। दूसरी बात, कई लग्जरी कारें जैसे मर्सिडीज की ए क्लास या बी क्लास पूरी तरह से इंपोर्ट नहीं होती। उनके पार्ट्स आते हैं और वो यहीं भारत में असेंबल होती हैं। अच्छा, तो उन पे पूरी कार वाली 100% ड्यूटी नहीं लगती? नहीं, सिर्फ कंपोनेंट्स पर करीब 15% ड्यूटी लगती है, तो उनकी कीमतों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक पूरी तरह इंपोर्ट होने वाली कारों का सवाल है, उन पर भी कोई शर्त है? हाँ, और यही सबसे जरूरी बात है। इस छूट के लिए सिर्फ 2.5 लाख कारों का एक सालाना कोटा तय किया जाएगा। सिर्फ 2.5 लाख? हाँ, 1 साल में सिर्फ 2.5 लाख कारें ही कम ड्यूटी पर आ पाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल से बाजार में सारी लग्जरी कारें 20-30 लाख रुपए सस्ती हो जाएंगी। ये एक सीमित फायदा है। समझ गई। और इस सब के बीच क्या अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती वो भारत के लिए एक चेतावनी की तरह नहीं है? बिल्कुल है, और इसका एक बहुत ही गंभीर उदाहरण हमारे स्रोतों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। उसमें क्या हुआ था? तो इस ऑपरेशन के दौरान ये साफ तौर पर दिखा कि पाकिस्तान को चीनी सैटेलाइट से हमारी सेना की हर हरकत की रियल टाइम जानकारी मिल रही थी। हर मूवमेंट की खबर उन तक पहुंच रही थी। और अमेरिका? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारा बीका नाम का समझौता है, जिसके तहत हमें अमेरिकी सैटेलाइट से रियल टाइम Battery is 50%. लेकिन नहीं मिली। उस मुश्किल घड़ी में हमें अमेरिका से वो महत्वपूर्ण डेटा नहीं मिला। हमें कमर्शियल सैटेलाइट कंपनियों से तस्वीरें खरीदने पर निर्भर रहना पड़ा। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कड़ा सबक है कि हम पूरी तरह से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। तो चाहे नेटो का कमजोर होना हो या बीका जैसा द्विपक्षीय समझौता, एक पैटर्न साफ देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुराने भरोसे के रिश्ते और गठबंधन अब काम नहीं कर रहे हैं, टूट रहे हैं। क्या यही हाल यूएन, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाओं का भी हो रहा है? निश्चित रूप से कोविड-19 महामारी ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उस महामारी ने हर देश को ये सिखा दिया कि अंत में आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। ईच मैन फॉर हिमसेल्फ वाली बात। हाँ, हर कोई अपने लिए वाली मानसिकता हावी हो गई है। पहले भी देश अपने स्वार्थ के लिए ही सहयोग करते थे, लेकिन अब सहयोग करने का वो दिखावा या प्रोत्साहन ही खत्म हो गया है। सही बात है। जब नेटो जैसा मजबूत सैन्य गठबंधन भरोसेमंद नहीं रहा, तो यूएन की क्या बिसात है? यूएन तो सिर्फ एक शांति सेना भेजने वाली संस्था बनकर रह गई है। वो भी तब जब सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य राजी हों। जो कि लगभग कभी नहीं होता। और डब्ल्यूटीओ जैसे व्यापारिक संगठन? डब्ल्यूटीओ के मुक्त व्यापार के नियमों को ना तो अमेरिका मान रहा है और ना ही चीन। दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, अपने उद्योगों को सब्सिडी दे रहे हैं, जो डब्ल्यूटीओ के नियमों का खुला उल्लंघन है। तो नियम खत्म, अब सिर्फ शक्ति का खेल है। दुनिया में अब नियम नहीं, सिर्फ शक्ति का राज चल रहा है। माइट इज राइट वाला दौर वापस आ गया है। जिसके हाथ में ताकत है, वो अपने हिसाब से दुनिया को चला रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हम एक बहुत ही अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पुराने नियम, पुराने गठबंधन, पुरानी संस्थाएं सब टूट रही हैं। हाँ, सब बिखर रहा है। और शक्ति का खेल अब सिर्फ देशों की राजधानियों में नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड के बर्फीले मैदानों और पाकिस्तान के अशांत इलाकों जैसी अप्रत्याशित जगहों पर अप्रत्याशित तरीकों से खेला जा रहा है। बिल्कुल। और एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अच्छा। हमारे स्रोतों में एक प्रैक्सिस नेशन नाम के प्रोजेक्ट का जिक्र है। इस प्रोजेक्ट को सैम ऑल्टमन, ओपेआई वाले, हाँ, और पीटर थील, पेपैल के को-फाउंडर, इन जैसे सिलिकॉन वैली के अरबपतियों से $700 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग मिली है। $700 मिलियन? किस लिए?
उनका लक्ष्य है दुनिया में नए देश बनाना। क्या? ऐसे देश जो लोकतंत्र से नहीं बल्कि एक टेक सीईओ द्वारा चलाए जाएंगे और जहां के नागरिक या तो शेयर होल्डर होंगे या कर्मचारी। एक कंपनी की तरह चलने वाला देश, इसका हाँ। मकसद क्या है? मकसद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बिना किसी सरकारी रोक टोक के तेजी से आगे बढ़ाना। ऐसे देश बनाना जहां कम रेगुलेशन के साथ बायोटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रयोग किए जा सकें। ये तो किसी फिल्म का प्लॉट लग रहा है। लगता है ना, लेकिन दुनिया के सबसे चतुर और अमीर लोग इस पर असल में अरबों डॉलर लगा रहे हैं और उनका पहला निशाना है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड? हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि जब सरकारें और देश ही शक्ति के इस खेल में अकेले खिलाड़ी नहीं रहेंगे और जब बड़ी-बड़ी कंपनियां और गैर सरकारी ताकतें अपने खुद के देश बनाने के इस भू राजनैतिक खेल में उतरेंगी, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी?